अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज भारत से जॉइन किया है प्रोफेसर कपिल कुमार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू। और सर आज हम आपसे समझना चाहेंगे, आपकी एक ख़ास नज़र रहती है हर चीज़ के ऊपर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है। कभी पहले देखा सर आपने इस तरह से 2 चीज़ें, एक तो कभी इकॉनमी की ये हालत हुई पाकिस्तान की जो इस वक़्त है, और आप क्या समझते हैं कि कौन इसका ज़िम्मेदार है? देखिए आरजू जी, मैं बहुत क्लोजली पाकिस्तान को स्टडी करता हूँ और उसके बहुत से रीजन है। अभी हिस्टोरियन होने के नाते उसकी बनने की क्या वजह थी, क्या हुआ, आज क्या हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो पाकिस्तान में हो रहा है एक तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वो एक लॉजिकल आउटकम है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की पॉलिटी 47 के बाद में चली है और जो फोर्सेस एक्टिव हुए हैं, तो ये एक स्टेज में आके एक लॉजिकल आउटकम है। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी कोट देना चाहता हूं। 14 सितंबर 1944 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रंगून से एक ब्रॉडकास्ट की थी आजाद हिंद सरकार की तरफ से। और ये आजाद हिंद सरकार, मैं तो हिंदुस्तान की इसको पहली आजाद सरकार मानता हूं जो यूनाइटेड इंडिया की सरकार थी, और जिसके अंदर मतलब कोई भेदभाव नहीं था, ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना कोई रीजन का, ना किसी चीज का। मैं समझता हूँ उसमें तो उसके तो मुस्लिम जर्नल्स भी जो बाद में पाकिस्तान आर्मी के अंदर जाके जर्नल्स बने बहुत सारे, इरशाद खान थे, कियानी थे, हबीबुर रहमान, बहुत लोग थे, बहुत बड़ा। तो उस एड्रेस के अंदर नेताजी ने पर्टिकुलरली इंडिया में मुस्लिम यूथ को एड्रेस करते हुए कहा था कि जो फोर्सेस पाकिस्तान की डिमांड कर रहे हैं इनको ब्रिटिश उकसा रहे हैं, और इनमें जो एलिमेंट है वो फ्यूडल एलिमेंट है जो मुस्लिम लीग के साथ है। और आप युवा लोग मुझे ये बताइए मुस्लिम्स कि आप अपनी ही मदरलैंड को बांट करके, उन्होंने नहीं ये कहा कि ये हिंदू की मदरलैंड है या मुस्लिम की मदरलैंड है, उन्होंने कहा आप हिंदुस्तान को अपनी मदरलैंड को बांट करके आपका क्या फ्यूचर होगा। खैर, ये तो पुरानी बातें हो गई, उस पर जाने का कोई अब सेंस नहीं उठता, क्योंकि हिस्ट्री कांट बी टेकन बैक व्हाट इज हैपेंड। एक चीज मैं यहां पे और कहूंगा जो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने लेक्चर देते हुए कही है, और उससे बहुत सारे लोग चौंक उठे थे मेरे इस एनालिसिस से। मैंने एक सवाल पूछा कि अगर पाकिस्तान की डिमांड नहीं होती तो क्या अंग्रेज जिस इंडिया की ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पे वो रूल कर रहे थे, क्या वो उसको वैसा का वैसा छोड़ करके दे जाते हिंदुस्तान को? तो लोग चौंके कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा 45 के बाद का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की हिस्ट्री उठा के देखिए कि हर जगह दुनिया में इन्होंने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए डिवीजन किया। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, आज आपके सामने प्रॉब्लम मौजूद है। साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, पूरी प्रॉब्लम मौजूद थी। लेबनान, सीरिया, क्या नहीं किया वहां पे। इसराइल पैलेस्टीन आपके सामने मौजूद है, प्रॉब्लम आज भी मौजूद है जिंदा होकर के। वही इंडिया पाकिस्तान की। और वो तो देखिए अपनी तरफ से लोग गलत समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान बना के गए। केवल दो कंट्रीज, दो डोमिनियन उस समय बना के गए। उन्होंने तो 562 जो हिंदुस्तान की रियासतें थी उस समय, जो केवल प्रिंसली स्टेट्स थी, वो अलग देश नहीं थे, दे वर नॉट इंडिपेंडेंट नेशंस, वो ब्रिटिश इंडियन प्रिंसली स्टेट्स कहलाती थी। उन्होंने तो उन सबको आजाद कर दिया। और कश्मीर और ट्रेवनकोर पे जो उनकी पॉलिसी थी, जो लोग देखिए, लोग पढ़ते नहीं है, दिक्कत ही आ जाती है। लोग सिर्फ उसमें जज्बात में आ जाते हैं, कॉम्युनल जज्बात में आ जाते हैं इन चीजों को लेकर। वो पूरा कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे कि सेंट्रल एशिया को कंट्रोल कर सके, कि उधर चाइना, उधर सेंट्रल एशिया, जहां जहां उनके इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, उधर सोवियत यूनियन। ऐसे ही वो साउथ में ट्रेवनकोर को इंडिपेंडेंट किंगडम चाहते, नेशन चाहते थे, कि पूरे इंडियन ओशन के ऊपर जो है
वहां से अपना कंट्रोल कर सके। तो ये जो चीजें पैदा हुई उस समय, उसमें दिक्कत और फर्क भी हुआ। मैं इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूं, मैं करता भी नहीं। लेकिन जब आपने सवाल किया कि आज की हालात को लेकर के, तो देखिए पाकिस्तान के लोगों को खुद इस पे ध्यान देना होगा, हमको बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को खुद अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए इस बात पे ध्यान देना होगा कि क्या गलत हो गया। देखिए हिस्ट्री के अंदर जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री हम इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि साहब वो बड़े गुर्दे को उखड़ना है और उनको पढ़ाना है, करना है, बिकॉज हिस्ट्री टेल्स यू हाउ आवर प्रेजेंट हैज इवॉल्व्ड, कि हमारा प्रेजेंट कैसे बना है आज हमारा, और उस दौरान में जो अच्छी बातें हुई है उन्हें अपनाएंगे, और जो गलतियां हुई हैं उन्हें हम ना दोहराएं अगर हमें आगे बढ़ना है, नहीं तो हम पीछे गिरते चले जाएंगे। अब मुझको एक चीज बताइए आप कि कितने लोग पाकिस्तान में हैं जो इसके ऊपर अपना थॉट प्रोसेस लगा रहे हैं कि हम इस हालत में आज क्यों पहुंचे। अगर आप ये कहेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने इस हालत में पहुंचा दिया, कुछ कह रहे हैं शाहनवाज शरीफ ने इस हालत में पहुंचा दिया, नहीं, ये तो एक लॉजिकल आउटकम्स है जो सिस्टम आपने क्रिएट किया 47 के बाद से, उस सिस्टम में ये होना ही था। और मैं एक्सप्लेन करता हूं इसे आपको जी। आपके यहां 3 फोर्सेस एक्टिव हुए 47 के बाद, एक पॉलिटिकल पार्टीज, एक आर्मी, और एक तीसरा फेनेटिक ग्रुप्स। और इन तीनों में लगातार आपके यहां पावर के लिए क्लैश चला, आज भी यही हो रहा है। बिल्कुल। तहरीक तालिबान खड़ी है उधर आर्मी खड़ी है, इधर पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी। और उस प्रोसेस में ये हुआ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके यहां इंडिपेंडेंट अपने उस पर खड़ी नहीं होगी, और हर किसी को वहां पे आर्मी की बैसाखी लेनी पड़ी रूल में आने के लिए। इंडिया में एक ये बहुत बड़ा फर्क हुआ, हमारी डेमोक्रेसी में भी प्रॉब्लम्स आई हैं, हमारे यहां भी ये हुआ है कि 20 परिवारों ने राज किया, अगर हम स्टेट्स को उठा के देखें तो ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन हमारे यहां हमारी आर्मी ने कभी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर इंटरफियर नहीं, यहां तक कि आप देखिए ना कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी लगाई, तब भी आर्मी इंटरवीन नहीं की। जो एक हमारी डेमोक्रेसी को जिसने आगे मजबूत बनाने में, आज भी हम प्रोसेस में हम कहते हैं कि आज भी हम मजबूत हो रहे हैं। हमारे भी होता था शुरू में, बूथ कैप्चरिंग भी होती थी, नकली वोट भी हुए, गलत वोट भी बनाई जाती थी, लोगों को वोट भी नहीं डालने दी जाती थी, ये सब प्रोसेस से हम गुजरे। लेकिन हम इन प्रोसेस से लड़ते चले गए और एक सुधार करते चले गए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में सुधार हुआ, वोटिंग, लोग बूथ कैप्चर कर लेते थे, बैलेट बॉक्स उठा लेते थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई, और तरीके आ गए उसके अंदर लेकर के, और एक अवेकनिंग हुई। और एक बहुत बड़ी अवेकनिंग ये हुई कि जब पॉलिटिकल पार्टीज भी 3, 4, 5 हो गई, तो एक पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन में डोमिनेंस खत्म हो गया। जो करते थे ना कि एक ने कब्जा कर लिया और जीत लिया, वो चीज खत्म हो गई। एक बार हमारे सेशन साहब है, बड़े फेमस हमारे इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, उन्होंने बड़े रिफॉर्म किए थे इलेक्शन के टाइम पे, तो लोग सब कहते थे कि भाई ये सेशन का कमाल है। तो हमसे एक बार मुलाकात हुई उनकी, एक शाम को एक जगह पे किसी के घर पे, तो मैंने उनसे एक बात कही, मैं कहा सेशन साहब आपने तो रिफॉर्म किया, बड़ी अच्छी बात की, लेकिन जो आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल फायदा हुआ है, उसके सबसे बड़ा कारण जो हमारे यहाँ पंचायत राज एक्ट है। ये गांव के जो पंचायत राज एक्ट आया, तो उसमें एक तो ये हुआ कि रिजर्वेशन विमेन को दिया गया, कि गांव में विमेन जो हैं वो पंचायत की हेड होगी। मेरे ख्याल 45 या 50% रिजर्वेशन उसमें विमेन का है, पंचायत के हेड होने का, प्रधान बनने का। दूसरा उसमें क्या हुआ कि वो पार्टी पॉलिटिक्स के बियॉन्ड चला गया, कि गांव में अगर एक ग्रुप था, एक हारा हुआ प्रधान था, 4 प्रधानी के उम्मीदवार थे, एक जीता हुआ प्रधान था, तो 6 ग्रुप्स में गांव बट गया। तो 6 के 6 ग्रुप्स अब इस बात को वो करते थे कि कोई गलत वोटिंग ना हो जाए,
कोई बेईमानी ना हो जाए, कोई वो ना हो जाए। और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस ने भी हमें बड़ी मदद की अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की। दूसरी आप क्या क्या चीज हुई कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, जी। हमारे यहाँ भी मोनोपोली रही शुरू में। हम्म, अब देखिए पहले 40-50 साल जो है वो सिर्फ 2-3 इंडस्ट्रीज की मोनोपोली रही, और वो सोशलिज्म के नाम पे हमारे यहाँ भी नेहरू साहब ने जो है वो फ्री इकोनॉमी डेवलप नहीं होने दी उस हम्म, समय। खैर इसके अपने एक एडवांटेज हैं, अपने एक नुकसान है, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ ये नहीं हुआ कि हमारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस थे, हमारी जो इंडस्ट्री थी, उसकी ओनरशिप आर्मी में चली गई या आर्मी बिजनेसमैन बन गई। हम्म, हमारे यहाँ वो चीज नहीं हुई। तो उससे हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसे आज हम अब तो बहुत ही अच्छा फ्रूट्स हम देख रहे हैं उसकी, कोविड के बाद में भी जो हमारी रिकवरी हुई है। मुझे याद है TV9 पे जब मेरी पहले दिन कोविड पे डिबेट हुई थी, तो निशांत थे वहां पे, निशांत कह रहे थे, तो मैंने निशांत जी से एक बात कही थी, मैंने निशांत जी, मैं एक बात आप मुझसे आज लिख के रख लीजिए कि दुनिया में कोविड से सबसे पहले हम रिकवर करके आएंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक। तो बोले कपिल आप इतने कॉन्फिडेंट से इस बात को कैसे कह रहे हैं? मैं कहा मैं इस बात को कहने के दो रीजन है कि हमारा आदमी जो है मेहनत करनी है, और एक टाइम रोटी भी खा लेगा, लेकिन मेहनत करेगा, घबराएगा नहीं। वही आदमी आपके यहाँ भी मौजूद है। आपके यहाँ के आदमी में मेहनत की कमी नहीं है, हमारे में क्या फर्क है हमारे यहाँ कल्चरली, लेकिन फर्क हो जाता है लीडरशिप का, जी। कि लीडरशिप आपको किस डायरेक्शन में ले जा रही है, और वो एक बहुत बड़ा सबूत बनता है। इसका हुआ रीजन ये है कि आपके यहाँ जब आर्मी ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया इकोनॉमिक सोर्सेस को, मुझे आपकी डिबेट एक आदमी याद है, आपने कहा था उसमें कि जनरल साहब की पोस्टिंग वहां हो जाती है सियाचिन में, तो नीचे से वो मिल जाता है, और इन्वेस्ट लंदन में हो जाता है, और हमारे जनरल बेचारे पेंशन में रहते हैं रिटायरमेंट के बाद में। ये फैक्ट के इकोनॉमिक कंट्रोल के ऊपर हमारी आर्मी ने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल किसी कंट्रोल के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, और हमारी आर्मी इस बात को बहुत ऑर्डर फॉलो करती है डेमोक्रेसी के, लेकिन परेशान होती है अगर आर्मी को सिविलियन के आगे डिप्लॉय किया जाए। वो नहीं चाहती कि हम किसी भी तरीके से जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो इंटरनल अफेयर्स हैं, हम उसके अंदर दखल दें। और ये एक हमारी आर्मी की बहुत बड़ी खूबी है, जो आर्मी को काफी आगे ले जाती है। चीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे यहां जहां कुछ फैमिलीज ने नॉमिनेट किया, लेकिन एक लोकल एंटरप्रेन्योरशिप का जो एस्पेक्ट है, आप ये देखिए ना, हमारे यहाँ ये बड़े बड़े जितने इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अदानी हो, चाहे वो निरमा वाला हो, चाहे कोई और हो, या अभी मैं उस दिन देख रहा था वो हमारे यहाँ MDH एक मसालियां दी हट्टी, माचियां दी हट्टी, बेचारे रावलपिंडी से, लाहौर से आए थे 47 में, और सड़क पे आके नमक और मिर्च बेचा करते थे। और आज इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उन्होंने, MDH मसालों ने पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल किया। सर मुझे भी बड़ा पसंद है वो, उसकी स्पेशली वो देगी मिर्च जो होती है ना, मैं ढूंढती रहती हूँ, मिली नहीं, दुबई में भी गई मुझे नहीं मिली। जी, समझे आप? और इसी तरीके के एक नहीं कई एग्जांपल्स हैं। आप अमूल बटर को लीजिए, अमूल ब्रांड को लीजिए, एक कोऑपरेटिव गुजरात में शुरू होती है, जहां 100 औरतें और 100 किसान मिलकर के कोऑपरेटिव बनाते हैं, जो गाय और भैंस पालते हैं, और उस दूध से उसे शुरू करते हैं। और आज अमूल एक अच्छा खासा मल्टीनेशनल बन के खड़ा है, जो इंडिया की केरला से लेके और कश्मीर तक सारी मार्केटिंग करता है और इतने प्रोडक्ट्स बना रहा है। ये जो इंसेंटिव्स, ये जो डेवलपमेंट, ये जो एक क्रेज है
हमारे यहाँ संस्कृत लिटरेचर में एक मूषक सेठ की कहानी है। मैं समझता हूँ आपकी ऑडियंस के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आपके यहाँ तो लिटरेचर पढ़ाया नहीं जाता। कि वो बहुत गरीब बच्चा है और भूखा घूम रहा है। तो एक सेठ जो है, उसके घर में वो चूहा मर जाता है और चूहे को बाहर फेंक देता है गली में। ये उस चूहे को उठा लेता है, घूमते घूमते तीसरी गली में जाता है, तो वहां एक सेठ अपनी बिल्ली के लिए खाना ढूंढ रहा है। तो उस सेठ को वो उसकी बिल्ली के लिए उस चूहे को बेच देता है, और उससे 2 आने 4 आने जो मिलते हैं उससे मटका लेकर के आता है। और जिधर से लोग वो अपना लकड़हारे आते हैं जंगल से लकड़ी वकड़ी जी काट के, वहां उन्हें पानी पिलाने को बैठ जाता है। रोज 4-4 पैसे उनसे लेकर के उन्हें पानी का गिलास पिलाता है। पैसे इकट्ठे कर लेता है, फिर शाम को एक दिन चने भी ले आता है, फिर वहां दूध भी पिलाना शुरू कर देता है। और करते करते अपना बिजनेस फैलाते हुए आदमी एक दिन सबसे बड़ा सेठ बन जाता है उस शहर का। और कहानी तो खैर ऐसे एंड होती है कि जब वो सेठ बन जाता है तो फिर एक सोने का चूहा बनवा के वो जिस सेठ ने चूहा बाहर फेंका था उसका घर भेज देता है। और वो फिर पूछता है कि भाई ये कैसे हुआ, पूरी कहानी सुनाता है, तो अपनी लड़की की शादी कर देता है उससे। ये कहानी है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग वेस्टर्न मॉडल्स को कॉपी करते हैं जी कि बिल गेट्स ने क्या किया, उसने क्या किया, वो क्या किया, और तब तक वेट करेंगे कि वो रिसोर्सेज हमको मिले, वो एनवायरमेंट हमको मिले, वो कंडीशन हमको मिले। और वो अगर नहीं मिलती तो आप बैठ गए फिर नीचे। तो जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है आपकी, जो डेवलपमेंट जिस तरीके का होना चाहिए, एग्रो इंडस्ट्री है। हम अपने आप बहुत आज कह रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात हो रही है। हमारे यहाँ भी ये होता था कि वो शिमला वाली सड़क पे किसान बैठ करके 2 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है, दिल्ली में टमाटर 40 रुपए किलो मिल रहा है। लेकिन उन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव लिए, गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव लिए कि भाई किसान को उसकी फसल का पूरा मिलना चाहिए, तो मार्केटिंग पूरी की जाए, मिनिमम प्राइसेस फिक्स की गई एग्रीकल्चर कमोडिटीज की कि भाई इस पे। अब देखिए आज हिंदुस्तान के पास खाने का इतना स्टॉक है कि 4 साल तक हिंदुस्तान जो है अपने स्टॉक से खाना खा सकता है, जो जी दालें और जी अनाज उसका स्टॉक है। तो प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कहता कि हमें फॉलो करे पाकिस्तान, लेकिन कम से कम पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंशिया है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वहां का, या जो यूथ है वहां का, वो दुनिया में देखे तो सही क्या हो रहा है और हम उस सिचुएशन के अंदर क्या कर सकते हैं। क्योंकि मौका, असली असली चीज वो होती है कि आप एडवर्स से एडवर्स सर्कमस्टांसेस को अपने फायदे के लिए यूज कर लें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे एक दोस्त थे, मैंने इग्नू के सारे टूरिज्म प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, तो उनका वहां मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ में एक रिजॉर्ट है, टाइगर रिजॉर्ट है, बहुत अच्छा। बांधवगढ़ जो है टाइगर देखने की बहुत अच्छी जगह। तो मुझसे बोले कपिल मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले यार वो एक 8-10 किलोमीटर का पैच है रास्ते में, जो सड़क बहुत खराब है, बिल्कुल टूटी हुई है और कई सालों से ठीक नहीं हुई है। और जब मेरा कोच जाता है वहां पे तो फॉरेन टूरिस्ट को बड़ी दिक्कत होती है कि कोच जो है ऐसे 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 उछलता है। क्या करूं, समझ में नहीं आता। तो मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने कहा प्रदीप इसका तो बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। बोले क्या? मैं कहा 2 काम करो। एक तो अपने ब्रोशर में लिखो कि ऑन द वे टू बांधवगढ़ वी विल गिव यू एन एक्सपीरियंस हाउ इंडियंस यूज्ड टू ट्रेवल इन 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में इंडियन कैसे ट्रेवल करते थे, वो एक्सपीरियंस हम आपको देंगे रास्ते में इन फॉरेन टूरिस्ट को। और ये करो कि वो 2-4 बैलगाड़ियां लगवा दो और उनको मखमल के गद्दे बिछवा दो और तकिए बिछवा दो और एक वो सारंगी बजाने वाला बिठा दो उसके ऊपर, और उसके ऊपर इनको बिठा दो, इनको बैलगाड़ी पे चला दो, वो सरसों का साग भी खिलाओ, मट्ठा भी पिलाओ, और वो कोच पीछे आती रहेगी उछलती हुई। तो बोले यार ये तो तुम बड़ा अच्छा सॉल्यूशन दे रहे हो, कोई एडिशनल वो भी नहीं है। मैं इसलिए ये एग्जांपल
कि हम लोग, देखिए, एक होता है कि प्रॉब्लम, जी। दूसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को लेके, कई लोग रोते रहते हैं, हम्म, मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, मर गए। लेकिन उसको सॉल्व करने के जो तरीके हो सकते हैं, अरे भाई, ब्लैक बोर्ड लीजिए, चौक उठाइए, 4 ऑल्टरनेटिव उस पर रखिए, बिल्कुल सही होना असेस चाहिए। कि जी। कौन सा ऑल्टरनेटिव बेटर है। हम्म, एक को ट्राई करिए, दूसरे को ट्राई करिए, हिम्मत क्यों हारते हैं? और जब पॉलिटिकल लीडरशिप किसी कंट्री की हिम्मत हार जाए, हम्म, कि अगर मिनिस्टर खुद ही कहने लगे कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, तो आप लोगों को क्या मोटिवेट करेंगे? बिल्कुल सही। अब लेकिन लोगों सर को, सच भी तो बताना चाहिए ना, लोगों को नहीं समझ में तो आ नहीं रहा है नहीं, कि क्या देखिए, हो रहा है। देखिए, इसी बात को कहने का तरीका है। हम्म, अगर मुझको ये बात कहनी है, हम्म, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, हम आज जिस हालत में पहुंच चुके हैं, हम दिवालिया हो सकते हैं। हमारी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन हमें दिवालिया होना है या नहीं होना है, ये लोगों आप पे निर्भर करता है, ठीक मेरे है। पे निर्भर करता है। हम्म, मैं अपने पॉलिटिशियंस को कॉल दूंगा। अब मैं आपके यहाँ देख रहा था कि एक तरफ तो आपके ये हाल है, दूसरी और क्या था, कोई पता नहीं कितनी सही खबर थी कि वो बीएमडब्ल्यू की गाड़ियां मंगाई गई हैं बाहर से खरीद के। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आई डोंट नो, मतलब मुझे तो कई बार, क्योंकि कई बार तो ये लगता है ना, प्रोपोगंडा आजकल तो, फेक न्यूज और प्रोपोगंडा इतना होता है। तो अब मुझे बताइए कि एक तरफ आप लोगों को ये कह रहे हैं कि हम तो सब दिवालिया हो रहे हैं, हम पे पैसा नहीं है, दूसरी तरफ आप मंत्रियों के लिए वो मंगा रहे हैं। आपको एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। मैं अभी, जब ये म्यूजियम्स बन रहे थे, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम बन रहे थे हमारे, जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का म्यूजियम का राइटअप जब मैं लिख रहा था, तो उसमें मैंने एक पैनल बनाया, जिसमें मैंने ये लिखा कि जब एग्रेरियन क्राइसिस देश के सामने आया, और हमारा बहुत एक्यूट क्राइसिस था 64-65, तो लाल बहादुर शास्त्री ने केवल ये नारा ही नहीं दिया था, जय जवान जय किसान, बल्कि ये कहा था कि सोमवार के दिन शाम को आप लोग अपना खाना खाना बंद कर दें, हम्म, एक दिन हफ्ते में, एक टाइम। ठीक। तो मेरे जो, वो एक जॉइंट सेक्रेटरी साहब थे, सेक्रेटरी साहब सरकार के, ये आप क्या कह रहे हैं, हम दुनिया के सामने म्यूजियम में ये दिखाएंगे कि हम भूखे रहने लग गए थे? फालतू की बात मत करिए। मैं इससे ये दिखा रहा हूं कि हम हिंदुस्तानी, जब कोई क्राइसिस आता है, तो हम्म, उसको दोनों तरीके से हम फाइट करते हैं। एक तरफ मैं दिखा रहा हूं कि उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली, और उसकी फर्टिलाइजर की उन्होंने फैक्ट्री और खोली, नए बीज बनवाने के लिए किसानों को काम किया। और दूसरी तरफ मैं दिखा रहा हूं, स्पिरिचुअली फाइट करने के लिए हम ये एक दिन का उपवास रखें। और आप मानेंगे नहीं, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे देश में जो मंडे को शाम को फास्ट रखते हैं, इनको याद। बिल्कुल। यही चीज मोदी जी ने की जब कोविड आया। कोविड से पहले उन्होंने, जिस दिन वो घंटी बजाई थाली वाली, जी, जी। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि थाली की घंटी बजाने से क्या कोविड चला जाएगा। हम्म, और मैं कहा, भाई मेरे, मेंटली प्रिपेयरिंग यू फॉर ए क्राइसिस, कि क्राइसिस आने वाला है, हमें उसे फेस करना है, तैयार हो जाओ। बिल्कुल सही। तो ये वो जो, देखा था मैंने सर। जी। जब तक आपकी लीडरशिप, हम्म, मैं मोदी को क्यों सपोर्ट करता हूं, मैं मोदी को इसलिए सपोर्ट करता हूं कि आज मेरे सामने एक ऐसा लीडर खड़ा है जो एक झोला उठा करके दिल्ली आया था प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, हम्म, जो कोई, जिसके परिवार वाले आज भी उसके वही नौकरियां करते हैं, जिन छोटी छोटी नौकरियों में परिवार में भाई और बिल्कुल। काम करते हैं। और जिस दिन भी उसे आएगा, वो आदमी झोला उठा के चला जाएगा। हम्म, उस आदमी ने कोई स्विस बैंक अकाउंट नहीं खोला है, उस आदमी ने कोई अपना पैसा नहीं बनाया,
सर ये बात तो हमारे के पॉलिटिशियंस भी मानते हैं, इमरान खान ने भी कई बार कहा है। नहीं, ईमानदारी से जो आदमी काम कर रहा है, भाई इमरान खान साहब आपको कौन मना करता है कि आप भी वैसे हो जाइए? आप क्यों फंस गए इसके अंदर? वो गिफ्ट वाला बिल्कुल क्या चल सही। रहा है झगड़ा? जी, तोशाखाना का। तो शाखा, जी। आप क्यों फंस गए उसके अंदर? तो सर एक चीज और मैं इसलिए आपसे सर एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगी। हमारे यहाँ बड़े मशहूर शायर हुआ करते थे अल्लामा इकबाल। हमें जी ये पढ़ाया गया, बताया गया कि जी उन्होंने एक अलग मुल्क का ख्वाब देखा था। ये और बात है कि उससे बहुत पहले उनकी डेथ हो गई, लेकिन मुल्क बनने से या बात होने से उनके बेटे जो थे जस्टिस जावेद इकबाल, उनका कहना है कि उन्होंने अपने फादर के मुंह से कभी ऐसी बात नहीं सुनी कि उन्होंने कोई ऐसा ख्वाब देखा था। ठीक है, वो भी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका एक इंटरव्यू मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं सुना। तो सर ये टू नेशन थ्योरी जो आई, मैं बात मैं चली, आपको मैं, मैं ये आपको किसने किया? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको देखिए, एक बात याद रखिए कि मुगल रूल भी जो था पूरी इंडिया में कभी नहीं था। हम्म। पार्ट्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का बादशाह कहते थे वो अपने आप को। और 1857 के अंदर जो लास्ट एम्परर था बहादुर शाह जफर, उसकी हुकूमत तो चांदनी चौक की कुछ गलियों तक रह गई थी, पूरी दिल्ली में भी नहीं थी। हम्म। लेकिन 1857 को सारे हिंदुस्तान ने पहली बार मुगल बादशाह को अपना बादशाह मान के अंग्रेज से लड़ाई लड़ी थी। ये एक बहुत बड़ा यूनिटी का और हिस्टोरिकल फैक्ट है उस पीरियड का। दिक्कत क्या हुई कि नेशनलिस्ट नैरेटिव को बुला दिया गया। अब क्या होता है उस पीरियड में, लॉयलिस्ट भी है और एंटी ब्रिटिश भी है। सर सैयद अहमद खान साहब, जिनको इतना बड़ा रिफॉर्मर बताया जाता है, ये उस समय ब्रिटिश सर्विस में थे। और इनकी एक किताब है, आपके यहां अवेलेबल होगी, दास्तान गदर, मेरे ख्याल उसका टाइटल है। ठीक। उस किताब में उन्होंने 3-4 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी। हम्म। पहली बात वो लिखते हैं कि हिंदू और मुसलमान तो कभी एक हो ही नहीं सकते। ये जी। तो तुम अंग्रेजों ने इनको एक कर दिया, जो इनको एक यूनिट में रख दिया। हम्म। तुमको तो इन्हें अलग अलग यूनिट में रखना चाहिए था, जैसे नादिर शाह ने ईरान में किया था कि अफगानों की अलग यूनिट बनाई थी, पर्शियंस की अलग बनाई थी, वो अलग बनाई थी। फिर वो कहता है कि जिन मुसलमानों ने तुम्हारे खिलाफ ये लड़ाई लड़ी है, ये बदमाश और बज्जात है। बज्जात वर्ड यूज किया है, जबकि देखिए इस्लाम में कहा जाता है कास्ट का वो नहीं। बज्जात वर्ड यूज किया, और ये कह के कि ये तो सारे जो है ये कसाई और जुलाहा। और उसके बाद में वो क्या कहते हैं कि देयर शुड बी एन एंग्लो मोहम्मदन अलायंस। आप भी रूलर हैं और हम भी रूलर हैं, और ये हिंदू उस पर तो रूल करना। तो ये डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है, इसको वहां से डाला गया। और अंग्रेजों की ये लगातार पॉलिसी थी कि हिंदू और मुस्लिम, देखिए 1857 का जो उनका वो था ना खौफ, जी। सन 47 नहीं गया। हम्म। नवंबर 45 में कमांडर इन चीफ ऑखिनले लिखता है वाइसरॉय को कि 1857 जैसी स्थिति हो गई है, और अगर हमें हिंदुस्तान में दोबारा रहना है तो हमें इसे 1857 की तरह दोबारा जीतना होगा, और इसके लिए मुझे 1 लाख यूरोपीय सिपाही चाहिए, क्योंकि जो आईएनए की ट्रायल हुई है। अब ये देखिए ना, पाकिस्तान की डिमांड होते हुए कैसे हिंदू और मुसलमान एक होके खड़ा हुआ है 46 के अंदर, 45 के अंदर, आईएनए की डिमांड के ऊपर। आजाद हिंद फौज के अंदर ये झगड़ा क्यों नहीं है हिंदू मुसलमान का? सिंगापुर में एक चेटियार मंदिर है, तो उन्होंने बुलाया बोस को कि आप आइए हमारे यहाँ भाषण दीजिए, हम आपको डोनेशन देंगे। बोस ने कहा मैं आऊंगा, लेकिन एक शर्त पे आऊंगा कि अपने सारे साथियों के साथ आऊंगा। क्यों? क्योंकि उस मंदिर में कास्ट के भी दूसरे लोगों को नहीं आने दिया जाता था। और बोस गए वहां पे, शाहनवाज भी गए, हबीबुर रहमान भी गए, आबिद हसन भी गए, सब साथ गए, कर्नल स्ट्रेसी भी गए, और उन्होंने वहां पे तिलक लगाए सबको। और उसके बाद से सिंगापुर के अंदर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा सारे खुल गए।
हिंदुस्तानियों के लिए, और 21 के लिए। लोग भूल जाते हैं, देखिए हिस्ट्री में कराची के अंदर उमर अब्दुल्ला नाम था शायद, उमर, इन्होंने 13 पार्टियों का एक अलायंस बनाया था मुस्लिम लीग के खिलाफ, और ये कहा कि हम पाकिस्तान नहीं चाहते, और ये इजाजत मांगी 41 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हम बाहर जाके, जैसे मुस्लिम लीग प्रोपोगेट कर रही है कि इसे पाकिस्तान चाहिए, अब इसका काउंटर प्रोपोगेट करना चाहते हैं। उसके बाद में मुस्लिम लीग ने मर्डर भी करा दिया उसका। और आप एक चीज देखिए, रहमत अली ऑक्सफोर्ड के अंदर नक्शा बनाते हैं पाकिस्तान का, नक्शा कहां पे बनता है? नक्शा इंग्लैंड के अंदर। मुस्लिम लीग जब बनाई जाती है 1906 में, उसे कौन बनवाता है? उसे ब्रिटिशर्स बनवाते हैं, ढाका के नवाब और ये लोग मिलकर, पूरी एरिस्टोक्रेसी। और उसके बाद में माउंटबेटन जब हिंदुस्तान आ रहा है वाइस रॉय बन के, तो चर्चिल से मिलने जाता है, और चर्चिल कहता है टेक केयर ऑफ माय मुस्लिम फ्रेंड्स, क्योंकि मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सही। तो माउंटबेटन जवाब देता है आई विल, और पूरा पाकिस्तान की डिमांड को सपोर्ट कर। तो मैं जो बार बार कह रहा हूं कि जो ब्रिटिश एस्पेक्ट है इसके पीछे, बिल्कुल। देखिए लड़ाइयां हुई, प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन एक भी होके लड़े। अजीमुल्लाह को लोग भूल जाते हैं, जो इंडिया में नाना साहब का राइट हैंड मैन था 1857 में। अशफाक उल्लाह रेवोल्यूशनरी को लोग भूल जाते हैं जी। मकबूल शेरवानी को लोग भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, कश्मीर में 19 साल का लड़का था, और जब ये रीडर्स और आपके पाकिस्तान से फौज आई, तो ये मोटरसाइकिल थी इसके पास, मोटरसाइकिल से जाता था और उससे कहता था फौज से, इधर से मत जाना, इधर हिंदुस्तानी फौजी आ गई, जबकि कोई हिंदुस्तानी फौज नहीं आई थी। और जब उनको पता लगा रेडर्स वगैरह को ये झूठ बोल रहा है 2 दिन बाद, तो उसके 14 टुकड़े किए थे। लेकिन ये नैरेटिव्स गायब करती है। और जिन्ना का भी देखिए, मैं बार बार मेरे दिमाग में एक बात ये आती है, और कोई रिसर्च करेगा इस पे। अब हम तो कह रहा, आई एम गोइंग टू बी 70 नाउ दिस ईयर, कितनी रिसर्च करें हम लोग, फाइनेंशियल भी होता है, वो भी होता है, सब कुछ प्रॉब्लम। कोई ना कोई इस बात के ऊपर रिसर्च कराइए अपने, हाँ आप क्या रिकॉर्ड्स होंगे सारे, कि पाकिस्तान बनने के अंदर जिन्ना वाज वन फेस, लेकिन जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मुस्लिम आर्मी ऑफिसर्स थे, उनका क्या था? बिल्कुल। क्योंकि दैट इज व्हाई आर्मी टेक्स ओवर इमीडिएटली। भाई लियाकत अली इज मर्डर्ड ना। जी। आप देखिए इस बात को कि आपके यहाँ की राजनीति में भुट्टो को फांसी लगती है, बेनजीर बम से उड़ाई जाती है, लियाकत अली का मर्डर होता है, और जो अभी कोई प्राइम मिनिस्टर या वो होता है, चाहे वो मुशर्रफ हो, वो भी बाहर निकाल दिए जाते हैं, चाहे वो ये हो नवाज शरीफ हो, ये भी बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो भी पॉलिटिक्स में खड़ा होता है, मुझे कौन याद है वो कौन था, क्या मुजाहिर्स का लीडर था, वो भी शायद इंग्लैंड चला गया, नाम भूल गया मैं उसका, अल्ताफ या कुछ ऐसे नाम, अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन। ठीक है, वो भी चला गया। तो आप क्या दिक्कत यह है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप ही नहीं होने दी जाती। और तीसरा फैक्टर जो है बिसाइड्स आर्मी एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, वो आता है ये फेनेटिक वाला एस्पेक्ट। देखिए फेनेटिक्स चाहे किसी भी मजहब के हों, फेनेटिक्स कभी भी सोसाइटी में सुधार नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी ना सर। जी। बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात की कि उनकी तो दुकान ही इस पे चलती है कि फ्यूडल सोसाइटी रहे, लोग आए, चढ़ाते रहे, करते रहे, जाते रहे। और होता क्या है, आम आदमी क्या करता है, मैं बताऊं दिक्कत कहां आती है। शुरू में आम आदमी कहता है अरे मेरा इससे क्या लेना देना, ये फेनेटिक है, ठीक है, मेरी तो अपनी जिंदगी चल रही है, मैं अफेक्टेड नहीं हूं।
लेकिन वो भूल जाता है कि अगर पॉइजन को आप वहीं निप नहीं करेंगे तो फिर आपकी पूरी बॉडी में फैलेगा। बिल्कुल। और मैं छोटी सी मिसाल में देता हूं जो मैंने अमेरिकन के लिए दी थी तालिबान को लेकर के। हमारे यहाँ क्या होता है जी, वो छोटे छोटे शहरों में वो गांव से कई अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग लड़के आते हैं शहर में पढ़ने। तो कई शहर के लोग क्या करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको दादा बना देते हैं। किसी से उगाई करनी हो, किसी से पैसे निकलवाने हो, तो उनका हट्टा कट्टा वो दिखा के जा भाई जरा निकालना पैसे उससे, और शाम को उसे थोड़े से पैसे दे दिए। अब जिस दिन उसे शाम को पैसे नहीं मिले, वो उल्टा चाकू लाला की गर्दन पे रख बिल्कुल देता। ऐसा ही होता है ये बहुत छोटे लेवल का एग्जांपल मैंने दिया, जी। लेकिन बड़ी राजनीति में आज यही हो रहा। बिल्कुल यही हो रहा है सर। टीटीपी भी हमारे साथ कुछ इसी किस्म का सलूक कर रही। कुछ सुनने में यही आता है कि उनको बार बार कुछ फंड दिया जाता है तो आराम से बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा वही सब कुछ नहीं, शुरू मैं एक होता बात है। नहीं समझ पाया। देखिए, मैं एक बात नहीं समझ पाया आपके यहाँ, बड़े क्लोजली वॉच कर रहा था। अब तो मैं, माफ कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तमाशा होता है। हर तीसरे चौथे महीने आपके यहाँ एक तमाशा होता है। बिल्कुल होता है सर। कि साहब 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख लोग इस सड़क हो गए, चलो जी लाहौर चलो, चलो जी इस्लामाबाद चलो, और पब्लिक चलती है, और वहां पहुंचने से पहले फिर फिस हो जाता है, फिर वापस हो जाते हैं सारे। तो फिर तो लगता है कि भाई ये स्टेज मैनेज हो रहा है, समझे, किसी एग्रीमेंट के तहत। सर 2-4 हजार होते हैं सिर्फ मुश्किल से। अच्छा, पता नहीं, क्योंकि मीडिया में तो कई बार जिस तरीके से दिखाया जाता है ना, तो नहीं बहुत नहीं बड़ी सर, बड़ी 2-4 सर, 2-4 हजार, उससे ज्यादा नहीं। अगर बहुत भी हुए तो कभी पहले इमरान खान के जब हुआ करते थे रिलीज, जी। तब चले कुछ ज्यादा लोग आ जाते। लाखों तो कभी नहीं है, लाखों हमने देखे सर, लेकिन वो हमने कहाँ देखे? मुमताज कादरी जैसे लोगों के जनाजे में, जिसने सलमान तासीर साहब जो हमारे गवर्नर थे उनको मारा था, वो उनको फ्रैटिक मारा। किस्म का आदमी, उसके लिए लोग निकले थे, लाखों की तादाद मुझे में याद निकले। है, उसके लिए निकले थे, आप उसमें फुल अंदाजा मून वाले लगाइए लोग। किस माइंडसेट के लोग हैं जो उसके लिए निकले थे बाहर। देखिए, ये तो रिजल्ट उस फेरिटिज्म का आ रहा है ना, जो पैदा हो रहा है। हाँ जी। फिर मैं एक बात कहता हूं, माफ कीजिएगा, क्योंकि आजकल कोई जरा सी बात कहो तो बड़ी डिफेमेशनल और वो सब हो जाती है। नहीं नहीं सर। नहीं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक हमारे यहाँ एक साहब है, बम्बई में पॉलिटिक्स करते हैं, वो समाजवादी पार्टी के। तो इसके हम जी टीवी के कॉन्क्लेव में थे, तो बार बार वहां कहें पुलवामा का उसका बालकोट का सबूत चाहिए, बालकोट का सबूत चाहिए, बालकोट का सबूत चाहिए। तो मैं उठ के खड़ा हो गया, मैं कहा अबू काजमी साहब, आप खुद ही क्यों नहीं सबूत ले आते जाके? बोले मैं कहां से ले आऊंगा? अरे मैं कहा साहब, जन्नत में चले जाइए, वहां उन हूरों को गिन लीजिए, जितनी हूरें सेवा करने गई हैं जो ऊपर आए हैं, आपको काउंट मिल जाएगा कितने लोग मरे। बोले ये आप क्या कह रहे हैं? भाई आप ही तो कहते हैं कि हूरें मिलेंगी वहां पे जो फिर कुर्बान होगा। देखिए, हर चीज को हमारे यहां भी, मतलब देखिए, हिंदू धर्म में भी ये कहा गया है कि कर्म किए जा, फल का इंतजार मत कर, बिल्कुल फल ऊपर वाला देगा। लेकिन कर्म तो ईमानदारी से कर, बिल्कुल। और अदरवाइज बैठ जा भाई, कि फिर जो जो चीज हो रही है, अगर हर चीज ही ऊपर वाले के हाथ में है, तो फिर गुस्सा किस बात का कि महंगाई हो गई, या ये हाल हो गया, या वह हाल हो गया। हाँ, ठीक फिर है, तो हर चीज वही ब्लेम ऊपर वाले पे डाल दें। बिल्कुल ऐसा हर ही चीज होना का चाहिए। हम सर क्या करें, और आपसे ये हो रहा। देखिए, ये हो जी रहा, शुरू हो रहा है आपके यहाँ। एक मौलवी साहब मैं सुन रहा था, कोई वो भाषण दे रहे थे। एक तो वो कह रहे थे कि वो एक हाथ में एटम बम लेके चलो और एक हाथ में वो कटोरा जी लेके चलो, पता नहीं जी, वो क्या कर रहे टीएलपी वाले सर वो इसी थे। हाँ, किस्म की हाँ, बातें हाँ, करते हैं। एक वो बोल रहे थे, और एक कुछ और बोल रहे थे अल्लाह को लेके कि हर चीज का अल्लाह वो करे। भाई, हाँ हम अल्लाह की बहुत इज्जत करते हैं, भगवान की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अपने आदमी को तुम नकारा और बेकार तो मत बनाओ हम्म, कि हर चीज अगर अल्लाह पे आपने डाल दी, तो आदमी को फिर इंडस्ट्री लगाने की, काम करने की उसकी जरूरत क्या है? अपना आराम से जाए, सब कुछ सर मिल मैं जाए। यहाँ पे सर मैं भी एक जोक मैं भी सुनाना चाहूंगी जो जी, मैंने कभी सुना था जी, जाते जाते आपको, कि वो
कहा कि एक दरबार सा लगा हुआ था और वहां पे बताया गया कि जी खुदा वहां पे थे और वो कह रहे थे इस कंट्री में ये प्रॉब्लम है, जाओ फरिश्तों से कि तुम जाके देखो, ये कर दो वो कर दो। हर कंट्री का नाम लिया जा रहा था बारी बारी, जैसे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कुछ भी। तो जब पाकिस्तान की बारी आई तो उन्होंने कहा अच्छा मैं जाता हूँ। तो फरिश्तों ने कहा सब जगह तो आप फरिश्तों को भेज रहे थे, पाकिस्तान आप खुद क्यों जा रहे हैं? कह रहे इसलिए कि वो हर काम मेरे ऊपर छोड़ देते हैं, कहते हैं अल्लाह करेगा, तो इसलिए अब मुझे खुद जाना पड़ेगा। तो सर ये भी हमारे हाल है, हम हर काम अल्लाह पे छोड़ देते हैं, खुद कुछ नहीं करते। लेकिन सर आपसे बातें करके इतना अच्छा लग रहा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं और देखिए बातें करती आपके जाऊं, यहाँ, लेकिन देखिए मैंने जी बिल्कुल आपके अपने पॉइंट, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, मैंने इंडिया को नहीं इसमें लाया। और मैं, लेकिन आपको अपने यहाँ एजुकेशन सिस्टम पे सुधार करना, बिल्कुल करना होगा सर। अगर आप गलत हिस्ट्री पढ़ाएंगे। हम्म। आज भी आपके यहाँ टर्क से अपनी एंसेस्ट्री ढूंढते हैं, और सर अब टर्क्स तो के मजाक उड़ाते हैं हमारे यहाँ, पाकिस्तानी स्टडीज का अब मजाक टर्क्स बनने आपको, लगा है। टर्क्स आपको कैसे ट्रीट करते हैं। हम्म, तो इसलिए जिस सोच की वहां जरूरत है इस समय, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका यंगस्टर आज सोच रहा है, बिल्कुल हो सकता है कोई यूथ मूवमेंट आपके यहाँ निकले, कोई, क्योंकि यूथ से भी बहुत सी चीज निकल करके आती है सामने दुनिया के अंदर। बिल्कुल। इंडिया में भी एक जयप्रकाश मूवमेंट जब आया था निकल करके, काफी बदलाव हुआ उसके बाद में। और चाइना के अंदर यूथ ने बड़ी कोशिश की बुलाने की। और दूसरा भाई, अपने थोड़ा आप ये भी समझिए कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपको इस्तेमाल कर रहा है। थोड़ा बच के बिल्कुल रहिएगा, कहीं श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए। नहीं सर, और बिल्कुल कोशिश जी, है, दुआ भी है, कोशिश भी है और काम करना पड़ेगा उसके लिए, बैठे बैठे कुछ नहीं क्योंकि होगा ये बात। क्योंकि जी क्योंकि चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा मनी लेंडर है, जी और दुनिया का सबसे बड़ा लैंड असर पर है बिल्कुल ऐसा ही है सर। वर्ल्ड ओवर। तो बिल्कुल जी। देखिएगा इस चीज के ऊपर भी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि चाइना से हम्म, हमारी दुश्मनी है, नहीं नहीं लेकिन सर जो आप सही कह रहे हैं जी। सारी दुनिया के सामने जो चाइना कर रहा है, कि उसकी अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, लेबर राइट्स नाम की कोई चीज नहीं है। हम्म। इसलिए किससे आप देखिए, इसका भी बहुत असर पड़ता है, आप किससे दोस्ती कर रहे हैं, कौन आपके साथ है, क्या चीज आप सीख बिल्कुल रहे हैं, सर, उससे उसमें बहुत। से भी इनको निकलना पड़ेगा, चाइना के जो एक हमने अपने आप को फंसा दिया है चाइना के साथ, उसमें से भी पाकिस्तान को किसी तरीके से सोचना होगा कि कैसे निकला जाए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आई थैंक यू होप कि वेरी मच। जल्दी दोबारा आपसे बात होगी और जी जी बहुत कुछ जरूर। हिस्ट्री की चीजें सर जो नए स्टूडेंट्स जो है वो आप जैसे लोगों से सुनकर भी सीख रहे हैं, क्योंकि हमारी बुक्स पे कम से कम मुझे तो कोई भरोसा नहीं है, जो मेरी पाकिस्तान स्टडीज की मेरी बुक्स है उसमें आ, सब झूठ लिखा हुआ है मेरी जी। आज ही एक नई किताब आई है, एडिट हुई हुई, राइट हियर इट इज, colonial plantations and Indian इंडेंचरर्स रिवीलिंग सप्रेस्ड रियलिटी। हमने बिल्कुल। इसमें कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी की धज्जी उड़ा दी। लेकिन सर मैं होना ये वो चाहिए कि सर ये अरे बुक्स जो है किसी तरीके से इतनी तो ट्रेड वगैरह ओपन हो के भाई, बुक्स मुझे हम आप इधर देखिएगा, उधर जा सके आप बहुत कर्नल एहसान कादिर के ऊपर किताब आई आपके यहाँ, हम्म। आईएनए के थे मिनिस्टर, आजाद हिंद जी सरकार के, मुझे वो किताब चाहिए थी। मुझे बड़ी मुश्किल से मिली किताब। उनकी लड़की तो आपके यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर भी, फाइनेंस सेक्रेटरी भी रही थी, एहसान कादिर जी की। सही। तो पता नहीं फिर कहाँ से कहाँ दुबई गई का किताब, फिर दुबई से कहाँ से घूमते घामते मेरे पास आई वो किताब, फिर उसे यूज किया अपनी किताब में, आजाद हिंद सरकार वाले में। और आज भी मैं बिल्कुल ढूंढ सर। रहा हूँ, बल्कि आप कभी हो तो मदद करिए, कि अगर जरूर पाकिस्तान के सर। आजाद हिंद फौज की फैमिलीज आज भी अगर मौजूद हैं, जी तो मैं तो कांटेक्ट करना चाहूंगा उनसे भी आज। डेफिनेटली सर, मैं बिल्कुल आपको चेक करके बताऊंगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।